अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू आवर हसन क्लासेस। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में मोशन के बारे में शुरू किए थे, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में बेसिक्स पढ़े थे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़े थे, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इनके बारे में एक दो बातें हैं जो अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी है, लेकिन उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर के बाद। और वो क्या कि आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन सारा नॉलेज हम लोग लेने के बाद वापस से थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म में आएंगे। एंड देन हम लोग का एक फिफ्थ टर्मिनोलॉजी जो कल रह गया था वो हम लोग का था एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है। एंड इन सबको कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोग अपने मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाएंगे, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। कि मोशन क्या होता है और क्या होता है वो तो हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन मोशन कितने तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, बहुत सारे टाइप्स है जो हम लोग आज देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग का ये टारगेट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग कल बात किए थे कि मोशन किसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि मोशन था चेंज इन पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, या कोई भी बॉडी है जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन इस पोजीशन चेंज को हम लोग ऑब्जर्वर पे देखे थे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करता था। यानी हम लोग को ये पूरा लाइन पता चला था कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, लेकिन एक ऑब्जर्वर हम लोग कॉमन कर लिए थे जो हम लोग टाइम को यूज़ किए थे। तो हम लोग का डेफिनेशन बन गया था चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और अगर नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व तो ये हम लोग क्या बोल देंगे, इसको रेस्ट। ठीक है। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज में जो हम लोगों ने शुरू किया था वो था डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस के बारे में हमने कहा था एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है। जो भी रास्ता एक ऑब्जेक्ट मूव करने के दौरान चलेगा, जो भी पाथ लेंथ रहेगा, उस पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जिस जगह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव किया है इनिशियल, और जहां जाएगा फाइनल, उन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे स्केलर एंड ये स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। स्पीड का मतलब हम लोग ये सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो चल रहा है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। ठीक है। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फिर क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम चल रहा है, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। ये सारी चीज़ें के बाद आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग का रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को कुछ इस तरीके से समझिए कि हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट, मैटर, कोई भी एक मैटर के बारे में लेते हैं एंड उसके बारे में जो भी चीज़ें हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में मेजर करने का मतलब है फॉर एग्जांपल उसका मास, उसकी डेंसिटी, उसका लेंथ, ब्रेथ, उसकी हाइट, या उसके बारे में कोई भी अदर चीज़ है जो आप उसके बारे में मेजर कर सकते हैं। जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होता है किसी भी मैटर के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उससे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं, उसके बारे में आप जो भी मेजरेबल वैल्यूज लिख सकते हैं, वो सारे के सारे मेजरेबल वैल्यूज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। इस मार्कर के बारे में हम बोल सकते हैं कि इसका वेट क्या है, मास क्या है, वेट क्या है। ठीक है। इस मार्कर का लेंथ क्या है, डायमेंशंस में लेंथ हो जाएंगे, ब्रेथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इसके अलावा हम इसका वॉल्यूम बात कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम क्या होंगे। ठीक है। इसका सरफेस एरिया बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ नाम लिए, मास, वेट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यानी हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मेजरेबल वैल्यू होता है किसी भी एक मैटर के बारे में, उन सारे मेजरेबल क्वांटिटीज़, उस सारे मेजरेबल वैल्यूज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं। क्लियर है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज़? एनी मेजरेबल क्वांटिटी, any measurable value that is talked about या that is discussed about any matter, किसी भी मैटर के बारे में जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, जो भी उनके मेजरेबल वैल्यूज़ को हम लोग बात करते हैं, मेजर करते हैं, उन सारी चीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानने के बाद बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे और आपके चारों तरफ मिलेंगे, जैसे मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एंड इसके अलावा टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ना डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। ठीक है।
पहला कैटेगरी है कि डिपेंडेंसी का। डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि वैसे क्वांटिटीज़ क्या वो दूसरे की अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। एंड एक दूसरा कैटेगरी होता है डायरेक्शंस का, ठीक है। तो डायरेक्शन वाली चीज़ें उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग ये डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। डिपेंडेंसी का कहने का क्या मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो क्या इंडिपेंडेंट है, यानी एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का वर्ड हमने पहले भी बात किया था। जैसे एक टाइम एग्जाम्पल है, टाइम एक क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम क्या एब्सोल्यूट है, यानी क्या मतलब हुआ कि क्या टाइम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? हाँ भाई, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं है, वक्त सबका अच्छा चलता है, वक्त सबका खराब चलता है। लेकिन देखिए, टाइम क्या है कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि टाइम बेसिकली एब्सोल्यूट है, वो इंडिपेंडेंट है सब चीज़ों से, ठीक है। इनके अलावा ऐसे और भी क्वांटिटीज है जिनको देखा गया कि वो या तो डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर या नहीं भी करते, जस्ट लाइक टाइम, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है। पहला कैटेगरी का नाम दे दिया गया फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी, और एक दूसरे कैटेगरी का नाम दे दिया गया डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका मतलब बता दिया गया कि वो क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, वैसे क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोल दिया गया। और इनके अलावा जो भी नाम इस दूसरे कैटेगरी में आएगा डिराइव्ड में, उसका नाम डिराइव्ड इसलिए रखा गया क्योंकि ये सारे क्वांटिटीज फंडामेंटल के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसको क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लेंगे। फिलहाल बस समझिए कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटीज को बोला जा सकता है, और एक दूसरा हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है इसके बारे में यहाँ लिख लेते हैं, एंड देन फिर उसके बारे में टाइप्स जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी बोलते किसको है, ठीक है। तो एनी मेजर्ड वैल्यू ऑफ या फिर अबाउट, ऑफ या फिर अबाउट, अबाउट मैटर, किसी भी मैटर के बारे में जो भी मेजर्ड वैल्यू होगा उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा गया, ठीक है, टाइप्स। इसमें से पहला हम लोग नाम दिए फंडामेंटल, या इसी को हम लोग बेसिक बोलते हैं, ठीक है। एंड फिर हम लोग दूसरा टाइप दिए डिराइव्ड, ठीक है। फंडामेंटल का क्या मतलब है? वो क्वांटिटीज जो खुद में क्या है? एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट कहने का क्या मतलब है? बेसिकली वो क्वांटिटीज जो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन डिराइव्ड कहने का मतलब है कि ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है बेसिकली कि ये जो एक ऐसी वैल्यूज है जो डिपेंड करता है, या हम प्रॉपर इसको रिलेटिव ना बोल करके ऐसा बोल सकते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है ये प्रॉपरली डिपेंड करता है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, डिपेंडेंट, ठीक है। ये चीज है। अब बात आता है कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है सर जो फिजिकल के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, और कौन सी ऐसी है जो डिराइव्ड में होता है, हमें भी मालूम चले। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सी हम आपको बात समझाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत थोड़े से हैं, ठीक है। बहुत थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी दूसरे से मतलब नहीं होता, एंड वो अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, जो किसी भी सोसाइटी के वैलिडेशन के रिक्वायर्ड नहीं होता है। रिक्वायर्ड कहने का मतलब है कि उनको किसी के कहने पे खुद को अच्छा फील कराना, या किसी कहने पे खुद को कम फील कराना, या ऑनरेबल फील कराना, ये उनको दूसरे को की जरूरत नहीं होती है। वो सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं सोसाइटी में। सेम उसी तरीके से हम लोग के यहाँ भी फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत थोड़े से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एब्सोल्यूट हैं, जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं। कितने हैं सर? 7, 7 quantities are there in the physical world which are only fundamental, which are absolute and do not depend on any other quantity. 7, बस 7? क्या इसके अलावा और भी? नहीं, इसके अलावा कोई भी नहीं। इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं, जो भी, आई रिपीट, जो भी, इन 7 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, दे आर ऑल कंप्लीटली डिराइव्ड। मतलब हम आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम याद कराएंगे, एंड उसके अलावा आपको कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक कि अगर ये 7 मालूम है तो इन 7 के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? डिराइव्ड होगा। सिंपल है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम हम और आप याद करते हैं,
एंड उसके अलावा जो भी क्वांटिटीज होते हैं वो सब के सब हम लोग डिराइव्ड में कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 है। 7 कौन कौन सा है, नाम लिखते हैं। सबसे पहले मास, मास किसी भी चीज का मास या वेट। ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर जो आप लोगों का अभी थर्ड चैप्टर आने वाला है, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर को छोड़ करके, थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो भी आपके बुक में है, ठीक है, ग्रेविटेशन, उस चैप्टर को छोड़ करके पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में, पूरे बायो में, पूरे अदर सब्जेक्ट में, पूरे अदर प्रैक्टिकल लाइफ में आप हर जगह मास वेट इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मास की जगह कभी वेट बोल दीजिए, वेट की जगह कभी मास बोल दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मास और वेट में थोड़ा टेक्निकल फर्क होता है, लेकिन वो फर्क क्या है वो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे और इस्तेमाल भी वो फर्क वही करेंगे। नहीं तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कभी मास और वेट को इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे मास लिख रहे हैं। ठीक है, और मास का मतलब है टेक्निकली मास, नॉट वेट। ठीक है, क्योंकि एक फर्क होता है मास और वेट में, वो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मास, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल में आता है। देन उस लेंथ, देन टाइम। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, देन उसी हिसाब से आता है करंट। जब आप लोग करंट चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पे आएगा। देन फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोग अगर क्लास 6-7 में बेसिक्स भी पढ़े होंगे तो आप टेम्परेचर मालूम होगा, मेजर ऑफ हॉटनेस, बॉडी के अंदर कितनी भी हॉटनेस या कितना हीट एनर्जी, इस चीज को मेजर करने को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ये खुद में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देन उसके बाद फिर एक आता है, एक नाम और है जिसका यूज हम लोग के प्रैक्टिकल या कह लीजिए कि क्लास 9-10 के लेवल पे नहीं ही आता है, बल्कि अप टू 11-12 में भी हम लोग को ये क्वांटिटी का नाम नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है, उस क्वांटिटी का नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली में क्या होता है, बेसिकली किसी लाइट का इंटेंसिटी नापने के लिए काम आता है। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वांटिटी जो अभी हम लोग को यूज नहीं आता, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस चीजें हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल है और 7 फंडामेंटल्स हमको याद रखना है, तो वो 7 फंडामेंटल्स में इनके नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड 7th नंबर पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है काउंटिंग, काउंट कितना, 10 पीस, 12 पीस, 100 पीस। आप लोगों को मालूम होगा 12 पीस को डजन बोलते हैं, 144 पीस को स्कोर बोलते हैं। सेम उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी हम लोग देखेंगे कि एक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एक चीज है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम आपके सामने लिख दिए, मास, लेंथ, टाइम एंड करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज ऐसे हैं पूरे फिजिकल वर्ल्ड में जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज होंगे, जो भी, वो सब का सब क्या होंगे, डिराइव्ड में। जैसे स्पीड सर क्या है, क्या स्पीड इसमें नाम लिखा है, नहीं लिखा है, क्या होगा, डिराइव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर क्या है, इसमें नाम लिखा है, नहीं लिखा है, क्या होगा, डिराइव। कोई भी क्वांटिटीज जो इन 7 के अलावा आप नाम सोच रहे हैं, वो चाहे आप हीट सोचें, हीट एनर्जी, वो चाहे आप ऑप्टिकल डेंसिटी सोचें, वो चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोचें, वो चाहे आप फॉर एग्जांपल की स्पीड हो गया एंड देन फिर वेलोसिटी हो गया एंड देन एक्सेलरेशन हो गया। इवन दो आप अभी पढ़िएगा आगे चल करके तो साउंड वगैरह के अंदर भी आप पढ़िएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अभी क्या ही नाम लें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बेसिकली क्या है कि आपके इन 7 के अलावा आती हैं, और वो 7 के अलावा जो भी आने वाली चीज़ है वो सब क्या होंगी, डिराइव्ड। सिंपल है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को बोल रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है किनके ऊपर, किनके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा स्पीड। ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में समझाए थे। ठीक है, क्या स्पीड का मतलब होता है, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, क्योंकि रेट का हम मतलब समझाए थे, डिवाइड बाई टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, डिस्टेंस क्या है, आखिर डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है ना, लेंथ ही है। ठीक है, यानी डिस्टेंस लेंथ है एंड टाइम टाइम। ठीक है, क्या स्पीड लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम
दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बेशक बन रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटीज मिल करके स्पीड के वैल्यू को बताते हैं, यानी स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड टाइम दैट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से आता है। ठीक है, आगे आएंगी ये सारी चीजें, बस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का आगे आया जाएगा तो एक फॉर्मूला पढ़ा जाता है, हाफ mv², 1/2 इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ एक नंबर है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। मास क्या है? बेसिकली मास, ओके। एंड स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब अभी हम लोग देखें लेंथ और टाइम। ठीक है, स्पीड का स्क्वायर है, इसका मतलब बेसिकली हम लोग लेंथ और टाइम का स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब से दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बस समझाने चाहते हैं कि देखिए एक काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो क्वांटिटीज आ रहे हैं वो कौन है? मास है, लेंथ है, टाइम है। क्या ये तीनों फंडामेंटल नहीं है? है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन मास, लेंथ एंड टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हम सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को लिए थे कि भाई कोई भी क्वांटिटीज जो भी हम लोग की दुनिया में है एक्सेप्ट दीज 7 आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में एक चीजों के बारे में आपको और थोड़ा समझना होगा, वो ये है कि यूनिट्स। इन सारे क्वांटिटीज का यूनिट्स क्या होता है? यूनिट कहने का क्या मतलब है? बेसिकली कि जो भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनका एक यूनिट स्पेसिफाई कर दिया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में जैसे आप लोगों को मालूम हुआ कि लेंथ के बारे में बात करेंगे तो लेंथ में मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, डेसीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, यार्ड भी होता है, इंचेस भी होता है, बहुत सारी यूनिट है जिसमें हम लोग लेंथ को नाप सकते हैं। लेकिन उन सब में एक यूनिट ऐसा है जिसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? अपने स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया। स्टैंडर्डाइज करने का क्या मतलब है? बेसिकली कि हम लोग उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट के तौर पे सब साइंटिस्ट उनको मिलकर के क्या किए? सेलेक्ट कर लिए। तो वैसे यूनिट का नाम स्टैंडर्ड यूनिट होता है। क्लियर है? तो वैसे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो जो भी यूनिट हम क्या कहते हैं, किसी भी एक के बारे में बात करेंगे, जो भी यूनिट, ठीक है, जो भी यूनिट बात करेंगे इन 7 क्वांटिटीज के ऊपर उनका एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा है उनका एक स्टैंडर्ड यूनिट, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए तो मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो बेसिकली किलोग्राम होता है। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड होता है। करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है कैंडेला होता है। ओके, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मोल होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बात समझिए कि आप मास के बारे में सब कुछ जानता है, किलोग्राम, ठीक है। लेंथ के बारे में सब कुछ जानता है, मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के बारे में सेकंड सब कुछ जान रहे हैं, ठीक है। करंट एक टॉपिक है, जब आप क्लास 10th में आइएगा तो वहाँ करंट पढ़िएगा, तो करंट में वहाँ पे ये यूनिट के बारे में बात किया जाएगा, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने अपने नाम पे करंट का यूनिट बनाया है। ओके, एंड फिर टेम्परेचर, अगर आप क्लास 6-7 में इससे पहले कभी भी टेम्परेचर के बारे में पढ़े होंगे तो आपको मालूम हुआ कि टेम्परेचर के अंदर 3 स्केल होता है, सेल्सियस स्केल एंड फॉरेनहाइट स्केल एंड केल्विन, ठीक है। उसमें से केल्विन हम लोग का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ऑल्दो इंडिया में केल्विन का उतना यूज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इंडिया की बात नहीं करते, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बेसिकली केल्विन को स्टैंडर्डाइज किया गया, तो हम लोग को केल्विन को फॉलो करना है स्टैंडर्डली। प्रैक्टिकली कॉमनली हम लोग अपने आपस में बोलचाल के लिए अगर हम लोग सेल्सियस यूज कर सकते हैं तो वो गलत नहीं है, जुर्म नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड यूनिट का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कि हम हिंदी में बोल रहे हैं एंड आप हिंदी में समझ रहे हैं, तो ये मेरे और आपके बीच की बात है, कम्युनिकेशन हम लोग का पर्पस कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल अगर समझ ले, जस्ट हाइपोथेटिकल एक लैंग्वेज इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, एक कोई भी एक लैंग्वेज हाइपोथेटिकल इमेजिन कर लीजिए XYZ। अगर वो लैंग्वेज स्टैंडर्ड बना दिया गया, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर हम उस लैंग्वेज में बोल रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें गलती आपकी है क्योंकि हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे हैं। लेकिन अगर ऐसा हाइपोथेटिकल समझ लीजिए कि हम उस लैंग्वेज को हम नहीं यूज कर रहे हैं और फिर आप नहीं समझ रहे, तो उसमें गलती मेरी होगी क्योंकि वो स्टैंडर्ड था और हम स्टैंडर्ड पे नहीं आए, तो फिर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं मेरी गलती रहेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे होता है कि भले हम सेल्सियस में बात कर सकते हैं, फॉरेनहाइट में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट में बात कर रहे हैं और किसी अमेरिकन को या किसी भी यूरोपियन पर्सन को हम लोग अगर बात करें और उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें गलती मेरी रहेगी क्योंकि केल्विन इज अ स्टैंडर्ड। अगर हम केल्विन में बोल रहे हैं और उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो गलती उसकी रहेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि सबको एक कॉमन पॉइंट पे लाके कलेक्ट किया जाए, ठीक है। बाकी ये जो कैंडेला है जस्ट इस क्वांटिटी की तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ना इस क्वांटिटी को पढ़ना है हम लोग को, बहुत ही
मतलब हायर लेवल्स में, और जब आप जाइएगा तब ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ने को मिलता है। इवन दो क्लास 11-12 में भी ये चीज़ें नहीं आती, इसके भी हायर लेवल्स में ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी मास्टर्स वगैरह फिजिक्स में करिएगा तब वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी। फिलहाल ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ना नहीं है तो उसका यूनिट कैंडेला भी पढ़ना नहीं है, लेकिन याद रख लेंगे क्योंकि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। एंड उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का काउंटिंग जैसे डजन भी हो सकता था, ठीक है, स्कोर हो सकता था 144 पीस का, ठीक है, लेकिन हम लोग मोल बात करते हैं। मोल क्या होता है, एक मोल काउंटिंग का नंबर होता है, ठीक है, वो हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे देन वहाँ पे हम लोग देखेंगे। मैटर वाला चैप्टर जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स आएगा वहाँ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है यहाँ लिख दिए। इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज होंगे वो क्या होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का एक टॉपिक तो हो गया मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। दूसरा टॉपिक हो गया बेसिक टर्म्स। मोशन के अंदर हम लोग पढ़े डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी पॉज किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज में फिर हम लोग पढ़े कि 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, वो तरीका है कि डायरेक्शन के बेस पे, बेसिकली कि क्वांटिटीज के पास क्या अपना डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। बात क्या है कि अगर हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को 3 तरीके से बांटा गया, 3 मतलब और टाइप बनाया गया। एक होता है बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी एंड एक होता है टेंसर क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, 3 क्वांटिटीज होता है, ठीक है। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, ये 3 क्वांटिटीज को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग को एक्चुअली स्केलर एंड वेक्टर का काम है, टेंसर का उतना अभी काम नहीं रहता है, ठीक है। तो आगे आते हैं। तो अब हम लोग याद किए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको हम लोग अभी 3 पार्ट में और बांटे, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, टेंसर एंड वेक्टर, इन सब का क्या मीनिंग है इसका समझ लीजिए, ठीक है। स्केलर का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है कि जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, जैसे फॉर एग्जांपल वेट या मास, ठीक है, 5 kg। 5 kg, ये जो 5 kg ये क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब इस 5 kg में ये नहीं बात होगी कि 5 kg ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इसका कोई ये नहीं है। 5 kg इज जस्ट 5 kg, ठीक है। मतलब मास एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके ऊपर कोई डायरेक्शन या फिर कोई भी अदर चीजें नहीं होती है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि मास एग्जाम्पल हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी किनको बोला जाता है, अब देखिए बात आती है कि टेंसर क्वांटिटी शायद आप लोग अभी नहीं सुने होंगे, क्यों, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग 11th में आकर के डिस्कस करते हैं। 11th में आकर के आपको बताया जाता है कि जो आप लोग वेक्टर के बारे में अगर किसी को भी बेसिक नॉलेज होगा तो वही जानता होगा वेक्टर का क्या मतलब होता है, कि जो भी इसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनकम्प्लीट बात है, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास हो उसको वेक्टर नहीं, उसको टेंसर बोला जाता है। तो फिर वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और उसके साथ एक कंडीशन और लगाया जाता है, ठीक है। वो कंडीशन है ट्राइंगल एडिशन लॉ एक आता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना समझिए कि टेंसर का मतलब क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ओके, ठीक है। ये तो स्केलर के पास भी था, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, ओके। तो फिर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास भी ये 2 कंडीशन होंगे, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, डायरेक्शन होगा, ठीक है, एंड उसके साथ एक कंडीशन और लगेगा, वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करेगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग आगे आते हैं क्लास 11th में, ठीक है, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग डायरेक्शंस में हम लोग बेसिकली कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, ये ईस्ट की तरफ गया, देन फिर वो क्या होता है बेसिकली 4 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो अब ये 5 मीटर इधर गया एंड 4 मीटर इधर गया, तो अगर पूछा जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उस केस में आप जानते हैं कि 5 और 4 को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि 5 इस डायरेक्शन में एंड 4 इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्ट 5 + 4 9 नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, वो जो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे कि जैसे ये 5 मीटर इस तरफ है एंड 4 मीटर इस तरफ है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता है कि बेसिकली जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एंड उसका जो कैलकुलेशन निकलता है वो इस तरीके से निकल सकता है कि 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, देन यहाँ पे आता है 25 + 16 और ये मिलाकर के होता है तुम्हारा आपका 41, √41, यानी ये √41 क्या कहते हैं मीटर चला, ठीक है। ये जो इस टाइप का कैलकुलेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जहाँ पे डायरेक्शंस मैटर करता है।
ठीक है। सिर्फ 5+4 बोल देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि 5 और 4 किस डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन में हमको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल एडिशन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर एडिशन, ठीक है। इसके बारे में यहाँ बात किया नहीं जाता एक्चुअली में। देखिए हम एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या है कि क्लास 9th में ना इसका यूज आता है ना इसके बारे में बात किया जाता है। इसी वजह से ना क्लास 9th में इस कंडीशन के बारे में बताया ही नहीं जाता है। तो क्लास 9th में हम लोग को अगर ये कंडीशन छुपा दिया जाए तो मेरे हिसाब से वेक्टर का डेफिनेशन ये बनता है कि जो भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ ये भी होना जरूरी है, ठीक है। जो भी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं वो अलजेब्रिक लॉ फॉलो कर रहा है। अलजेब्रिक लॉ क्या होता है? जो लॉ आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं एडिशन का, 3+4 7 होगा, 3+8 11 होगा, ये जो कैलकुलेशन, जो सिंपल कैलकुलेशन आप लोग बचपन से पढ़े, इसी को अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक नंबर का जैसा एडिशन होता है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन ट्राइंगल एडिशन एक दूसरा तरीका होता है। हम लोग वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इन सब चीज़ को भी यूज करते हैं। वो जाहिर सी बात है कि अब आप लोग अभी आए नहीं, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, देन उसके बाद फिर आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम तो खैर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब तक जान लेंगे तभी हम लोग ट्राइंगल एडिशन को सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग को इस पर क्योंकि बात नहीं करना होता है, इसीलिए ये कंडीशन अभी हम लोग को बताया नहीं जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो फिर हम बोलेंगे कि क्या प्रूफ है भाई कि भाई ऐसा टेंसर नाम का भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल वो है क्या? करंट। करंट क्या है? बेसिकली करंट क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि ये तार है, ठीक है, एक सर्किट है। मान के चलिए कि इधर से 5 एम्पेयर करंट आ रहा है एंड इधर से 4 एम्पेयर करंट आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो फिर सबको मालूम है कि 5 एम्पेयर इधर से है एंड 4 एम्पेयर इधर ऐसा है, तो दोनों मिलकर के फिर 9 एम्पेयर इधर से फ्लो आउट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड था? वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है 5 4 है, मतलब मैग्नीट्यूड तो है। क्या डायरेक्शन है? हाँ डायरेक्शन है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है एंड देन फिर ये इस तरफ निकल रहा, डायरेक्शन भी है। तो क्या इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो फिर ये वेक्टर हो गया? नहीं हुआ, ये है चीज, ठीक है। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो तो ये इतना काफी नहीं है वेक्टर कहने के लिए। एक्चुअली में अगर ये 5 और 4 मिल करके सिंपल एडिशन फॉलो कर रहा है तो फिर ये बोलेंगे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड होने के बावजूद, डायरेक्शन होने के बावजूद इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। वेक्टर का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड भी रखे, डायरेक्शन भी रखे और ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। तो फिर ये क्या है? ये है टेंसर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बस। और फिर उसके बाद बात कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल अगर नहीं फॉलो कर रहा लॉ ऑफ एडिशन तो फिर ये अलजेब्रिक लॉ फॉलो करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, ठीक है, ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। और अगर ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है तो फिर ये वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो इस चीज को हम क्लैरिटी बता देते हैं कि ये वाला जो कंडीशन है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का, ये क्लास 9 में बताया नहीं जाता है। इसीलिए अगर क्लास 9 के लेवल पे अगर हम सिर्फ इतना कहना चाहें कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इतना भी अगर सिर्फ बोल दे तो ये गलत नहीं होगा। ये इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि ना इसका यूज है यहाँ पे और ना ही इसको हम लोग को अभी इस्तेमाल करना है और ना इसके बारे में बताया जाता है क्लास 9 में, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है, हम आपके सामने एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, लेकिन यूज करने के लिए हम बोल रहे हैं कि क्लास 9 में अगर सिर्फ इतना भी बात करेंगे तो काम चल जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, इतना काफी है। तो क्लास 9 में टेंसर के बारे में नहीं बात की जाती है और ना ही ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में कुछ बात होती है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे रख दिए। एग्जाम्पल अगर हम सबका एक रख देते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर एग्जाम्पल मेरा आ जाएगा डिस्टेंस जैसे हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद फिर और भी बात करेंगे, ये स्पीड हो गया। फिर अगर इसके एग्जाम्पल में बात करेंगे तो यहाँ आपके सामने करंट रखें, ठीक है। और अगर इसमें एग्जाम्पल रखना चाहेंगे तो देखो ये वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये सब कुछ नाम है जो यहाँ पे हम लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट की फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह का होता है, स्केलर, टेंसर एंड वेक्टर। लेकिन अभी हम लोग क्लास 9 के लेवल पे टेंसर के बारे में नहीं पढ़ना है, स्केलर पढ़ना है एंड वेक्टर पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग इस लॉ को, अगर इस पॉइंट को नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस यहाँ बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने वाली चीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग ये पढ़ लिए स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ठीक है। स्केलर का मतलब वो होगा जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, टेंसर का मतलब ये होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। लेकिन वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने के साथ साथ अलजेब्रिक लॉ को नहीं बल्कि ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ठीक है, ये चीज है। अब बात आती है कि हम लोग बोले कि कौन कौन सा जो 5 टर्म्स पढ़े उसमें से कौन सा मेरा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस मेरा स्पीड, ये डिस्टेंस मेरा स्केलर हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट मेरा
स्केलर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से स्पीड मेरा स्केलर हो जाएगा, वेलोसिटी मेरा ये वेक्टर हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन भी मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 टर्म है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा बात समझिए। सबसे पहले हम लोग ना वापस आते हैं इस टॉपिक पे जो हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे, वो ये था मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी का फर्क, ठीक है। देखिए एग्जाम में बेसिकली क्या होता है ना कि आपको बोल देगा 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आप तो पढ़ के गए हैं भाई कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें होती है जो बहुत बेसिक्स होती है, जो इंसान ने यूं ही ऐसा पता है रहता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, तो आप 3 नंबर पे सोचिएगा कि भाई क्या ही लिख सकते हैं। डिस्टेंस का तो मतलब होता है जो रास्ता चल रहा है, पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट रास्ता है। बस इससे ज्यादा हम क्या ही जानते हैं, क्या ही लिख सकते हैं। लेकिन 3 नंबर का तो है, तो 3 पॉइंट तो मिनिमम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे ऐसा फ्रेम आपके लिए कर रहे हैं कि मान के चलिए कि आपसे ऐसा पूछ देता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बारे में पूछ लेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो फर्क है वो 3 नंबर का किस तरीके से बन सकता है वो हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो गया एंड ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन। भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। हम क्या बात किए थे लास्ट क्लास में, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। जो भी असल रास्ता इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ जाने के लिए ट्रैवल करेगा, उस रास्ते को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। वो चाहे कैसे भी ट्रैवल करे, कितना भी करे, कितना कम करे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी रास्ता चलेगा उसका हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन उस इनिशियल और फाइनल के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल होगा का क्या मतलब है कि जो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट रास्ता अवेलेबल है, भले से उस पर कोई ना जाए, वो भले से पॉसिबल नहीं हो उस पे जाना कोई, ठीक है। जैसे यहाँ से मेरे बगल वाले कमरे में भाई डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं है, एक लौता रास्ता है, नीचे हम उतरे एंड देन फिर वहां सामने वाले घर में जाए एंड देन फिर वहां ऊपर चढ़े, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ से रास्ता पॉसिबल नहीं है, पर उसके बावजूद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट रास्ता, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बात हो गया एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड और इसका शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल। और दूसरा बात इसमें हो जाएगा कि डिस्टेंस के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास बेसिकली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, हाँ होगा, डायरेक्शन होगा, हाँ होगा। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट से चले तो क्या ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा, तो हाँ करेगा, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं होती है, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि जो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखे, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। 2 पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि देखिए डिस्टेंस, अगर हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, हम एक जगह से अपनी दूसरी जगह पे गए, अब हम दूसरी जगह पे कहीं भी गए, वो दूसरा जगह कहीं भी हो, पूरी दुनिया घूम करके हम वापस उसी जगह पे खड़े हो जाए, अगर हम मूव किए हैं तो मेरा डिस्टेंस कुछ ना कुछ होना ही पड़ेगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम पूरी दुनिया घूम करके वापस इसी जगह पे खड़े हो जाते हैं, मेरा इनिशियल पोजीशन यही और फाइनल पोजीशन भी यही, तो मेरा जो डिस्टेंस हम चले हैं एक्चुअल पाथ, वो मेरा पूरी दुनिया का जो रास्ता लेंथ हम कवर किए होंगे वो मेरा डिस्टेंस होगा। हम जरा सा भी मूव कर गए मतलब मेरा डिस्टेंस वो जरा सा भी होगा। डिस्टेंस अगर मूव किए हैं तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस जीरो, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो मूव ही नहीं किया है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है इसी एग्जाम्पल पे कि हम पूरी दुनिया घूम करके वापस इसी जगह पे खड़े हो गए, यही मेरा इनिशियल, यही मेरा फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस जीरो, मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। पर इसका क्या मतलब, मूव नहीं किए थे। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसके बावजूद उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, मे बी जीरो, ठीक है, क्लियर है, मे बी जीरो। उसके बाद फिर एक चीज याद रखना क्या कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो 2-3 सिंबल है, हम बता देते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल यूज होता है, ठीक है। कभी अगर x यूज होगा या उसके जगह कभी s यूज कर सकता है या उसके जगह कभी h यूज कर सकता है। ये 3 सिंबल है जो यहाँ पे यूज करेगा, सॉरी, ये 3 सिंबल है जो यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी x यूज कर सकता है, कभी s यूज कर सकता है, कभी h यूज कर सकता है, ठीक है। ये तीनों में से अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल्स यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे तो इसके लिए भी कभी x यूज कर सकता है, s यूज कर सकता है, h यूज कर सकता है,
तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 5 मीटर, इसका क्या मतलब है कि ये 5 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पे याद रखिएगा कि कोई भी चीज जो वेक्टर होता है उसके ऊपर ना रिप्रेजेंट करने के लिए ना एक एरो इस तरीके से लगाया जाता है, एक एरो लगाया जाता है। ठीक है, ये एरो इसलिए लगाया जाता है ये शो करने के लिए कि ये जो भी क्वांटिटी है इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर x के ऊपर एरो नहीं लगा है तो यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमको मालूम है कि जो डायरेक्शन जिसके पास नहीं होता वो स्केलर होता है, वो कौन है, डिस्टेंस है। इसलिए हम लोग डिस्टेंस के लिए बात करेंगे कि इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो इसके ऊपर एरो लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि x और s इन दोनों पे डायरेक्शन के ऊपर मतलब शो करने के लिए लगता है। ठीक है, लेकिन h एक ऐसा मतलब सिंबल है जिसके ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि h रिप्रेजेंट्स हाइट। कभी भी हम लोग वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे, आगे चल के मोशन अंडर ग्रेविटी आएगा कि एक बॉल को हम इतने हाइट से छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो वर्टिकल मोशन आएगा उस वर्टिकल मोशन में हमेशा क्या होगा, ये हाइट होगा जो अर्थ से या किसी भी चीज से हम उठा रहे हैं, ये हाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है। यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। हाइट में हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि h का मतलब हाइट होता है और हाइट हमेशा वर्टिकल एक स्ट्रेट लाइन होता है। हाइट कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, हाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इसीलिए h में हम लोग को एरो यूज नहीं करने की जरूरत है, हम लोग बिना एरो यूज किए भी बता सकते हैं h का मतलब। हाँ, लेकिन अगर x या s अगर सिंबल यूज करते हैं तो उसमें एरो देने की जरूरत है। ठीक है, अब आपके सामने ये 4 पॉइंट लिखा है, जिस 4 पॉइंट से आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या क्या फर्क है। ठीक है, तो मालूम सबको रहता है कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस रास्ते पे चले। एंड डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? भाई इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है। इतना तो सबको मालूम है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है डिफरेंस लिखने के लिए, तो प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है और क्या पॉइंट्स है। ये कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जो हम आपको अभी नया बताएं, ये आपको पहले से मालूम है। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हम अभी थोड़ी देर पहले बताए। वेक्टर क्वांटिटी ये थोड़ी देर पहले बताए। ठीक है, इसका सिंबल यहाँ पे हम बताया, डेफिनेशन पहले बता चुके थे। ठीक है, तो बस उसी सारे पॉइंट को कलेक्ट करना और विजुअलाइज करना है एक आंसर के फॉर्मेट में, ये हम लोग का मेन गेम है। क्योंकि इन्विजिलेटर को इस बात से मतलब नहीं है कि आप कौन है और आप कितना पढ़े हैं और आपको कितना मालूम है। इन्विजिलेटर आपके पेपर पे आपको जज करेगा कि आपके पेपर पे ये आंसर लिखा है, मतलब आपको इतना ही मालूम है। सिंपल है, इसी वजह से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क हम लोग लिख लिए। ठीक है, एक बात जो इससे अलग से वो याद रखना, वो ये क्या है कि याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस का वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बड़ा होता है या तो इक्वल टू होता है। इस चीज के बारे में हम लास्ट क्लास में भी बताए थे कि डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो मिनिमम टू मिनिमम उसके बराबर होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है सबसे छोटा रास्ता। अगर उससे भी कोई छोटा रास्ता पॉसिबल था तो फिर उसको डिस्प्लेसमेंट बोला ही क्यों गया? नहीं बोला जा सकता। मतलब जो सबसे छोटा रास्ता था उस रास्ते से भी छोटा रास्ता एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, तो डिस्टेंस उससे भी कम कैसे हो जाएगा? यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये चीज है। तो हम लोग डिस्टेंस के लिए सिंबल यहाँ पे अगर x यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को x के ऊपर एरो यूज करना होगा। क्लियर है? ये 4 नंबर का, बेसिकली ये 3 नंबर का हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग के सामने रेडी है। ठीक है, इसका एक आप लोग पॉज करके नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करिए, लेकिन करिए, क्योंकि करने ही से होता है। सिर्फ बैठ करके सोच लेने से इंसान की हाँ हमको तो आता है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ याद आता है कि कुछ तो सर बता रहे थे, याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए कलम चलाने से होता है। अगर आप फोन में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बेशक टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट से कैसी चीज़ होती है जो फोन में पड़े पड़े गैलरी में पीछे जाता रहता है, जाते जाता है, एंड कुछ टाइम के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट रहता है, गैलरी फुल हो रहा है, एक लाइन से सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट ऑल, कहानी खत्म, सारा मेहनत गया। इसी वजह से बेटर है कि आप लोग इसको अपने नोट्स में डाल दीजिए, और जो भी चीज़ें हम दिखा रहे हैं उसके लिए हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। टाइम देने का मतलब है कि आप स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप पॉज कर लीजिए एंड फिर उसके बाद नोट्स उतार लीजिए, क्योंकि बिना रिटर्न हम क्या पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टर्म में याद नहीं होगा। आज आपको याद है लेकिन आज से 1 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई चीज़ रिटर्न होना चाहिए। ऐसे अगर बात करिएगा कि नोट्स तो हज़ारों हैं, इंटरनेट पे नोट्स भरे पड़े हैं, लेकिन इंसान फिर क्यों नहीं पढ़ रहा है? जब हर तरफ नॉलेज है ये, तो फिर इंसान पढ़ क्यों रहा है? तो सिंपल सी बात है कि जो पढ़ रहा है उस वक्त जो लिखता है नोट्स वही होता है। नोट्स का ये मतलब नहीं होता कि किसी फ्रेंड से ले लिए या स्कूल में जो लिखाया जा रहा था उसका हम छूट गया है, उसको बस कॉपी कर लिए उतार लिए, वो असाइनमेंट्स होते हैं, वो नोट्स नहीं होता है। उनको सिर्फ इंसान फॉर्मेट मतलब फॉर्मेलिटी के लिए लिखता है। नोट्स का मतलब होता है जो पढ़ रहे हैं उस वक्त जो बताया जाए या लिखाया जाए, उस वक्त जो आपके दिमाग में आ रहा है उन चीज़ों को यहाँ लिखना, वो नोट्स होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का हम लोग फर्क देख लिए। सेम इसी तरीके से बस एक लास्ट चीज़ रहेगा, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, एक तरफ स्पीड लिखते हैं, एक तरफ वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है बता चुके थे, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका रेट यानी डिवाइड बाई टाइम। लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो डिवाइड बाई टाइम, रेट का मतलब डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, ये पहला फर्क हो गया। दूसरा फर्क क्या, सेम चीज कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरा फर्क कि स्पीड अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है, डिस्टेंस चला होगा तो फिर स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। सेम चीज, यानी हम बोल सकते हैं कि फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड कैन नेवर बी जीरो। अगर स्पीड जीरो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर मूव किया है एंड वो वापस घूम करके अपनी जगह पे खड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो बाई टाइम जीरो, यानी वेलोसिटी कैन बी जीरो, मतलब इट कैन बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जीरो हो सकता है, ये हो गया। एंड देन फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, तो स्पीड के लिए जो सिंबल यूज होता है वो हम लोग का v यूज होता है, s नहीं। s हम लोग भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखे हैं, v यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसके भी सर के ऊपर एक एरो लगेगा। तो अगर v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल लिखा है तो इसका मतलब वो स्पीड बता रहा है, लेकिन अगर v के ऊपर एरो इस तरीके से लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी का भी डिफरेंस देख लेंगे। देख लिए हम लोग, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इस लेक्चर में आज क्या कंप्लीट किया, हम लोग आज इस लेक्चर में जो बात की है वो ये है कि लास्ट लेक्चर को भी हम कंबाइन करके समराइज कर दे रहे हैं कि अब तक हम लोग क्या कंटेंट बात किए। हम लोग बात की मोशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मोशन, ऑब्जर्वर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, रेस्ट क्या होता है। देन उसके बाद फिर हम लोग बात किए बेसिक टर्मिनोलॉजी में, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, जो कंप्लीटली आज हम लोग पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग बात किए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, एंड देन उसके बाद बात की फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। एंड फिर बात की है तीन तरह का, स्केलर, टेंसर एंड वेक्टर। ठीक है, दो अलग कैटेगरी है जिस हिसाब से जिस बेसिस पे हम लोग बांटे हैं। एक फंडामेंटल और डिराइव्ड हो गया मेरा डिपेंडेंसी का बेस, और एक हो गया मेरा डायरेक्शन का बेस। ठीक है, तो डायरेक्शन के बेस पे स्केलर, टेंसर एंड वेक्टर हो गया, और अगर मेरा डिपेंडेंसी का बेस बात करेंगे तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड हो गया। क्लियर है, फंडामेंटल 7 होते हैं, एग्जांपल्स सारा नाम लिखा दिया 7 का, डिराइव्ड में कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपके सामने। देन फिर स्केलर में कौन आता है, फिर वेक्टर में कौन आता है, और टेंसर में कौन आता है, ये हम बता दिए करंट। हालांकि आप लोग अभी टेंसर छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हम लोग को टेंसर के बारे में अभी पढ़ना नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्चुअल जो नॉलेज है वो हम आपके सामने रखती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समराइज करते हैं कि ये हम लोग का आज का कंटेंट था, अब तक का कंटेंट था जो हम लोग पढ़े। अब हम लोग के पास टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले बस एक चीज़ बाकी रह गया, एक्सेलरेशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन शुरू करेंगे। ठीक है, एंड फिर इसी तरीके से हम लोग अपने कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग के साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।